जय हिंद। दोस्तों, जब भी हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो जितना जरूरी ये देखना होता है कि हमें किस म्यूचुअल फंड में और किस कैटेगरी के फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, उतना ही जरूरी ये भी देखना होता है कि हमें किस फंड में या फिर किस कैटेगरी के फंड में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। क्योंकि हर म्यूचुअल फंड की जो स्कीम होती है वो अलग अलग रिस्क प्रोफाइल के लिए होती है, अलग अलग उद्देश्य के लिए होती है। तो ऐसे में सभी म्यूचुअल फंड सभी के लिए उपयोगी हो ऐसा जरूरी नहीं है। आज के इस वीडियो के अंदर में जिस फंड के बारे में मैं आप सभी से चर्चा करने जा रहा हूं, उस फंड के अंदर में अगर किसी ने 1 महीने पहले, 3 महीने पहले, 6 महीने पहले या फिर साल भर के आसपास भी अगर उसको हो रहा होगा, तब भी उसको अच्छा खासा नुकसान देखने को मिल रहा होगा। और अगर इस फंड में किसी ने इन्वेस्ट किया है तो मैं उसकी गलती जो है ना के बराबर मान रहा हूं। इस मामले में मैं ज्यादा गलती इन्फ्लुएंसर की मान रहा हूं, क्योंकि जिस तरह का प्रचार इस फंड को लेकर के किया गया, रात दिन इस फंड के लिए ढिंढोरा पीटा गया, रात दिन इस फंड का जो रिटर्न दिखाया गया, इन सारी चीजों को देखते हुए जिन लोगों को इस फंड में इन्वेस्ट नहीं भी करना चाहिए था, उन लोगों ने भी इस फंड में इन्वेस्ट किया है। तो हमेशा दोस्तों एक बात का ध्यान रखिए कि आपको जैसा फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, आपकी जैसी रिस्क प्रोफाइल है या फिर आप जिस फंड के बारे में अच्छे से जानते समझते हैं उसमें क्या हो सकता है, कितना नफा हो सकता है, कितना नुकसान हो सकता है, इन सारी चीजों को जानकर समझ करके ही इन्वेस्ट करना चाहिए। ऐसे ही किसी ने कह दिया, ऐसे ही किसी ने हिंडोरा पीट दिया, ऐसे ही कोई रात दिन प्रचार कर रहा है, इन सारी चीजों को देख करके हमें किसी भी म्यूचुअल फंड का सिलेक्शन नहीं करना चाहिए। तो आज की वीडियो हमेशा की तरह बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी से कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं अनवर अंसारी। चलिए पेश करते हैं। तो अब आप देख सकते हैं हम आ गए हैं एक बोर्ड पे। यहाँ पे मेरा कॉन्टेक्ट नंबर लिखा हुआ है। अगर आपको म्यूचुअल फंड से संबंधित किसी भी तरह का सर्विस चाहिए होगा तो आप इस कॉन्टेक्ट नंबर पर कॉन्टेक्ट करके मुझसे जुड़ सकते हैं। आज की वीडियो में हम बात करें पीएसयू फंड की, यानी कि ऐसे फंड जिन फंड की पोर्टफोलियो में गवर्नमेंट स्टॉक्स का एक्सपोजर होता है, यानी कि सरकारी कंपनियों को मिला करके एक फंड बनाया जाता है जिन्हें हम पीएसयू फंड कहते हैं। और आप सभी को अच्छे से याद होगा, इस फंड को लेकर के अच्छा खासा यूट्यूब कम्युनिटी में प्रचार प्रसार चल रहा था, जिसका नाम है आदित्य बिरला सन लाइफ पीएसयू फंड। इस फंड के बारे में आपको क्या बताया गया था? आपको यही बताया गया था ना कि इस फंड ने 1 साल के अंदर अंदर में 100% से ज्यादा का रिटर्न दे दिया है। अब ऐसे में जो ऐसा व्यक्ति होगा जिसको म्यूचुअल फंड वगैरह के बारे में ज्यादा समझ नहीं होगा, वो तो यही समझता होगा कि म्यूचुअल फंड हम इसमें इन्वेस्ट कर देते हैं, इस फंड ने 1 साल के अंदर में 100% से ज्यादा का रिटर्न दिया है, मुझे 50% में मिल जाएगा तो ठीक है, चलो 50 नहीं देगा तो 25 भी दे देगा तब भी ठीक है। लेकिन फिलहाल इस फंड का जिस तरह का परफॉर्मेंस हमें देखने को मिल रहा है, तो ऐसे में अगर किसी ने 3 महीने पहले, 6 महीने पहले अगर इन्वेस्ट किया होगा तो वो तो रो रहा होगा ना। उसने तो ये देख करके यहाँ पे इन्वेस्ट किया कि भैया यहाँ पे तो 100% का रिटर्न मिल जाता है, और जैसे ही उसने इन्वेस्ट किया उसको माइनस में रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। और एक फंड तो यहाँ पे ऐसा भी है जिसने आज तक प्लस में रिटर्न दिया ही नहीं है। तो चलिए थोड़ा सा परफॉर्मेंस चेक कर लेते हैं। सबसे पहले आदित्य बिरला सन लाइफ पीएसयू फंड की अगर देखा जाए तो 1 महीने के अंदर में अप्रोक्सीमेट 5% का माइनस में रिटर्न दे रही है। वहीं पे अगर 3 मंथ की बात की जाए तो अप्रोक्सीमेट 13% का माइनस में रिटर्न है। वहीं पे अगर 6 महीने की बात की जाए तो माइनस में अप्रोक्सीमेट 10% का रिटर्न है। 1 साल का रिटर्न देखा जाए तो लगभग 18% के आसपास में प्लस में रिटर्न है। अब देखिए, अगर इसके पीछे जाइएगा, 3 साल देखिएगा, 5 साल देखिएगा, तो आपको क्योंकि पीछे का रिटर्न अच्छा है तो अच्छा रिटर्न आपको देखने को ही मिलेगा। लेकिन फिलहाल का आप देख सकते हैं कि कितना बुरा परफॉर्मेंस हमें इस फंड में देखने को मिल रहा है। इसका वजह यही दोस्तों कि अभी जो सरकारी कंपनी है ना, पूरी तरह से औंधे मुंह गिरी हुई है। जिस समय पीएसयू फंड के बारे में बात हो रही थी ना दोस्तों, उस समय सरकारी स्टॉक्स के बारे में भी बात हो रही थी, वो भी आसमान छू रहे थे। और आज कहां पे है वो आप देख सकते हैं। इसी तरह से अगर मैं क्वांट पीएसयू की बात करूं तो इसमें अप्रोक्सीमेट 1 महीने में माइनस लगभग 5% रिटर्न है। अगर मैं 3 महीने की बात करूं तो इसने तो हद ही कर दी, लगभग 17.5% माइनस में है। और 6 महीने में देख सकते हैं लगभग 10.5% माइनस में है। इसका भी 1 साल पूरा नहीं हुआ है। तो अभी जितना भी समय क्वांट पीएसयू का हुआ है उस दौरान में आप देख सकते हैं कि अभी तक ये माइनस में ही है, एक बार भी इसने प्लस में रिटर्न नहीं दिया है। यानी कि इस फंड में जिसने भी इन्वेस्ट किया होगा उसने प्लस में अभी तक मुंह देखा नहीं होगा अपने पैसे पे। इसी तरह से बहुत ही फेमस फंड एसबीआई पीएसयू की बात की जाए तो अप्रोक्सीमेट 1 महीने में 4% का माइनस में रिटर्न है। 3 महीने में देख सकते हैं लगभग 9.5% माइनस में रिटर्न है। 6 महीने में देख सकते हैं लगभग 5% माइनस में रिटर्न है। और वहीं पे आप देख सकते हैं 1 साल के अंदर में लगभग 29% का अप्रोक्सीमेट प्लस में रिटर्न है। तो जितना ज्यादा पीछे जाएंगे उतना ही हमें अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा। अब देखिए दोस्तों, एक बात मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं
कि अभी इस फंड में माइनस में रिटर्न देखने को मिल रहा है, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि इस फंड में हमेशा से ही माइनस में रिटर्न रहेगा। लेकिन सोचने वाली बात और समझने वाली बात यहाँ पे यह है कि इस फंड के अंदर में क्या देख करके और क्या सोच करके लोग आए थे। क्योंकि लोगों ने यहाँ पे अवसर का फायदा उठाने की कोशिश की, उनको ऐसा लगा कि भाई यहाँ पे 100% का रिटर्न मिल सकता है, इसलिए उन्होंने इन्वेस्ट किया और यहाँ पे इन्वेस्ट करके वो फंस गए। तो उद्देश्य क्या है वो हमें देखना है कि किस उद्देश्य के साथ में आपने इन्वेस्ट किया और आपके साथ क्या सिचुएशन हो रही है। तो जो भी लोग अवसर का फायदा उठाना चाहते होंगे ना दोस्तों, वो तो बुरे फंस गए हैं इस फंड के ऊपर में। और सिर्फ इन्फ्लुएंसर की गलती इसमें मैं मानूंगा, जिस तरह का इस फंड को लेकर के प्रचार प्रसार किया गया, उन सारी चीजों को देख करके लोगों ने इन्वेस्ट किया होगा। जबकि उनको साफ साफ ये क्लियर करना चाहिए था कि जब भी हम किसी भी खास करके सेक्टोरल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें इस तरह की सिचुएशन हो सकती है कि आपको लंबे समय तक हो सकता है कि फायदा ना देखने को मिले या फिर अच्छा खासा नुकसान भी देखने को मिले। क्योंकि जब एक सेक्टर चलता है तो बहुत ही अच्छा चलता है, और अगर नहीं चलता है तो 4-4, 5-5 साल तक भी उसमें आपको प्लस में रिटर्न देखने को नहीं मिल सकता है, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन मैं अगर यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपने इन्वेस्ट कर दिया तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि यहाँ पे आप एग्जिट कर दीजिए जो भी आपको नुकसान हो रहा है, क्योंकि नुकसान भी यहाँ पे अच्छा खासा हो रहा है, तो इस नुकसान को बुक करके आप एग्जिट कर दीजिए। अब किसी भी कारण से आपको मन था या फिर नहीं था, आपने देखा देखी में इन्वेस्ट कर दिया, अब तो आपने इन्वेस्ट कर दिया, तो मैं ये बोलूंगा कि कुछ समय तक रुक करके वेट कीजिए। अगर आपने इसमें ऐसे ही इन्वेस्ट कर दिया है, आपकी रिस्क प्रोफाइल अलाउ नहीं कर रही थी, इस फंड के बारे में आप नहीं जान रहे थे, तो इसको प्लस में आने दीजिए। जब भी ये प्लस में आएगी तो फिर उसके बाद आप डिसीजन ले सकते हैं कि हमें इसमें बने रहना है या फिर एग्जिट करना है। पूरी डिसीजन आपकी होगी। लेकिन जब भी हमें किसी भी फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए दोस्तों, तो इन्हीं सारी चीजों के बारे में सोच करके इन्वेस्ट करना चाहिए। खैर, अगर अभी की सिचुएशन की बात की जाए तो लगभग सारे ही म्यूचुअल फंड का हमें अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। लेकिन एक सेक्टोरल फंड में और एक नॉर्मल म्यूचुअल फंड की स्कीम में अंतर क्या होता है मालूम? देखिए, जैसे ये पीएसयू फंड है ना, तो इन पीएसयू फंड के अंदर में जो भी स्टॉक्स होंगे मैक्सिमम वो पीएसयू ही होंगे, उसमें ज्यादा कोई चेंजेस नहीं हो सकती है। लगभग 20% के आसपास का दायरा रहता है फंड मैनेजर के पास कि अदर कैटेगरी के जो स्टॉक्स हैं उनको भी इन्वेस्ट किया जा सकता है, या फिर जो ऐसे स्टॉक्स हैं जो इस सेक्टर में नहीं आते हैं उनको भी इन्वेस्ट किया जा सकता है, लेकिन इसका दायरा बहुत कम है, लगभग 20% के आसपास का है। लेकिन जो नॉर्मल म्यूचुअल फंड की स्कीम होती है उनमें मार्केट कैप एलोकेशन पर एक रिस्ट्रिक्शंस रहती है कि आपको इस मार्केट कैप वाली कंपनियों में इतना पैसा लगाना है, इसमें इतना पैसा लगाना है। वहां पे सेक्टर एलोकेशन पर कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं रहती है। तो अगर कोई नॉर्मल म्यूचुअल फंड की स्कीम है उसमें ऐसे सेक्टर का स्टॉक है जैसे पीएसयू है, तो अगर फंड मैनेजर चाहे तो पीएसयू स्टॉक सारे हटा करके जो अच्छे सेक्टर के स्टॉक्स हैं उनको ले सकती है। लेकिन इस तरह के जो सेक्टोरल फंड होते हैं ना, इनमें ऐसा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इनको ना चाहते हुए भी अपना मैक्सिमम जो एक्सपोजर है वो पीएसयू में ही रखना पड़ेगा। तो इसलिए भी हमें इस तरह के जो फंड होते हैं उनसे थोड़ा सा बच करके रहना चाहिए। और जैसा मेरा मानना है कि एक जो नॉर्मल इन्वेस्टर है उसके लिए कभी भी सेक्टोरल थीमेटिक फंड नहीं होता है। जैसा कि मैंने अपनी अधिकतर वीडियो के अंदर में आप सभी को कहा है, अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो किसी सेक्टर से बिलोंग करते हैं, आपको ये मालूम है कि उस सेक्टर में आगे आने वाले समय में अच्छी अपॉर्चुनिटी आ सकती है, अच्छा ग्रोथ आ सकता है, अच्छा रिटर्न आ सकता है, तभी आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। जो ऑलरेडी अपने पीक पर पहुंच गया है, अच्छा खासा रिटर्न दे चुका है, अब वहां से डाउनफॉल आने की बहुत ज्यादा संभावना है, इस तरह के सेक्टर में हम क्यों इन्वेस्ट करें? और अगर कोई सेक्टोरल फंड आपको सजेस्ट कर भी रहा है तो उससे आप ये पूछिए इस बात की क्या संभावना है, आप क्या देख करके ये बोल रहे हैं कि इस फंड में हमें अच्छा रिटर्न मिल सकता है। तो अगर उसकी रिसर्च कहती है कि हाँ इस सेक्टर में आगे चल करके अच्छा परफॉर्मेंस आ सकता है, तब हमें इस तरह के सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहिए। वरना अच्छा यही होगा कि हम सेक्टोरल फंड से दूर रहें, एक नॉर्मल म्यूचुअल फंड की स्कीम में इन्वेस्ट करें। तो इस वीडियो का उद्देश्य आपको डराना घबराना बिल्कुल भी नहीं था। इस फंड के अंदर में या फिर जिस तरह का सिचुएशन सेक्टोरल फंड में हो सकता है उसको बताना था, ताकि अगर आपने अभी इन्वेस्ट कर दिया तो कम से कम बाद में आप किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे तो उस समय अच्छे से सोच समझकर डिसीजन ले सकें। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। अगर आज की वीडियो आप सभी को अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड और फैमिली के बीच जरूर से शेयर कीजिएगा ताकि वो भी अवेयर हो जाए। इस वीडियो के आखिर में बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि अपना और अपने फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलूंगा इसी तरह के किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।